हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। लगातार जारी है हमारी क्लास, फिजिक्स की क्लास। और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से जी कंप्यूटर्स। मोशन है टॉपिक, और पार्ट 3 लेके आए हैं आप लोगों के लिए। पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लेके आए हैं। देखेंगे क्या कुछ खास है आज की क्लास में। उसके पहले हम बात करेंगे पिछले क्लास में कुछ हुई बातें पर। तो पिछले क्लास में क्या हुआ था भाई साहब? पिछले क्लास में हुआ था कुछ कुछ बातें, जैसे कि चाल। चाल क्या होता था? किसी वस्तु ऑब्जेक्ट द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हमने क्या कहा था? चाल कहा था। और चाल बराबर दूरी बटे समय और यूनिट मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, विमा इस प्रकार से थी L t-1। और सूत्र ये आप देख सकते हैं। और मैंने एग्जांपल से बताया था कि राम अगर कोई स्थान ए से बी तक 100 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करता है तो उसकी चाल कितनी होगी? ठीक है, तो इस प्रकार से जो है फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। फिर हमने कोड़ी चाल देखे थे। एक वृत्तिपात पर अगर एकांक समय में कोई गति कर रहा है तो कोड़ी चाल क्या होगा? कोड़ी चाल जितना कोण बनाएगा किसी भी समय में, जितना कोण बनाएगा वह उसकी क्या होती है? कोड़ी चाल। यूनिट रेडियन था, सदिश राशि था और विमाएं निकाली नहीं जा सकती थी, ये मैंने कहा था। ठीक है, चलिए कोड़ी चाल के एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। ये था कोड़ी चाल। अगर थीटा अगर 50 डिग्री का थीटा बनाता है, 50 डिग्री का अंश बनाता है, टाइम अगर 10 सेकेंड लेता है इसके लिए, इतना कोण बनाने के लिए, 50 अंश का कोण बनाने के लिए 10 सेकेंड का समय लेता है, तो जो ओमेगा होगा, कोड़ी चाल होगा, वो कितनी होगी आप देख सकते हैं। ये मैंने निकाल के बताया था। फिर सेकेंड एग्जाम्पल में हमने समझे थे कि अगर ये पूरा राउंड तय कर लेता है, ठीक है, स्थान ए से स्टार्ट करके वो स्थान ए तक पहुंच जाता है, एक राउंड पूरा जो घूम जाता है, तब की स्थिति में कोणी चाल क्या होगी? तो हम जानते हैं पूरा राउंड घूमने के लिए कितना अंश होना पड़ता है? 360, क्योंकि ये 90 ये 90 ये 90 अगर सपोर्ट कर दिया तो 360। ठीक है, ये बात हम बात की थी। ठीक है, चलिए फिर घड़ी की सेकंड वाली सुई अगर एक चक्कर लगाती तो कोणी चाल कितना होगा वो मैंने निकाल के बताया था। ये इस प्रकार से निकलेगा। इसका सूत्र मैं पहले ही दे चुका हूँ, 2 पाई बाई टी इसका कोणी चाल का। उसमें आप रख सकते हैं 60। ठीक है, और ये पाई/30 होगा। फिर घड़ी की मिनट वाली सुई की भी बातें मैंने की थी, और इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए फिर हम वेग देखे थे, या वेलोसिटी जिसको कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है, या किसी निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को हम वेग कहते हैं। सूत्र वेग बराबर विस्थापन बटे समय मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और इसका भी विभा L t-1। ठीक है, तो एक ट्रेन इस प्रकार से 120 प्रति किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो उसका चाल 120 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसका वेग अगर किसी दिशा के साथ है तो जाहिर सी बात है 120 किलोमीटर पर आवर उल्टा दिशा। ठीक है, चलिए साथ ही साथ औसत वेग देखे थे। v+u बटे 2 अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग किस प्रकार से, किस कंडीशन में जीरो होते हैं, तो हमने देखे थे कि वस्तु या ऑब्जेक्ट हमारे सामने स्टार्ट हुआ हो, या रेस्ट की अवस्था में हो, या क्वेश्चन में हमें पूछा गया हो। v जीरो कब होगा? किस कंडीशन में देखे थे? वस्तु या ऑब्जेक्ट रुकेगी, अंतिम बिंदु पर रुकेगी, तब ये होगा। और चाल हमेशा बड़ा या बराबर होता है एक से, क्योंकि ये दूरी भी ऐसे। फिर एक क्वेश्चन लेके चार चीजों को हम समझे थे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन कितना होता है, इसी क्वेश्चन में चाल क्या है, और इसी क्वेश्चन में वेग क्या है। तो आपको प्रॉपर ये पूरा समझ में आया होगा। फिर हमने त्वरण देखे थे। समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा गया है।
और ए इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी। अंतिम वेग v है u, और जो प्रारंभिक वेग है t समय a त्वरण, और इसको इस प्रकार से लिख सकते थे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। फिर एक क्वेश्चन भी हमने देखे थे कि कोई रेलगाड़ी की चाल इतना है 80 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, जिसका त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड है, और 5 सेकेंड बाद अंतिम जो वेग क्या होगा वो आपको बताना था। ठीक है, तो इस प्रकार से निकला था। फिर त्वरण के प्रकार देखे हमने, समान त्वरण और असमान, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है कि वो यदि वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है तो वो क्या कहलाता है, समान त्वरण, और वेग में परिवर्तन असमान रूप से होते हैं तो असमान त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समान रूप से देख सकते थे, यहाँ पर असमान रूप। तो इतनी सारी बातें हो चुकी है। ठीक है, चलिए आज हम देखने वाले हैं गति के प्रकार में ये सारी बातें, फिर पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार, प्रक्षेप गति, गति के नियम और गति के समीकरण। और अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल क्या है, आवर्ती गति क्या है, सरल आवर्त गति क्या है, सभी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आज की क्लास में। गति के प्रकार। गति के प्रकार, ठीक है, इसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए इसमें सबसे फर्स्ट है सरल रेखी गति, एकदम सिंपल है, सरल रेखी गति। ठीक है, क्या है भाई साहब, सरल रेखी गति। और एकदम से क्या है, ये सिंपल है। सिंपल इसलिए क्या है, क्यों, क्योंकि जब जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट एक सरल रेखा में गति करती है, सिंपल सी बातें हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट क्या कर दें, सरल रेखा में, सरल रेखा में गति करती हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे सरल रेखा गति, ठीक है, सरल रेखी गति कहेंगे, रेखी गति कहते हैं। अब कैसे आप बोलेंगे सर, कैसे सरल रेखा में गति करेंगे, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, सैनिक चल रहे हैं, सैनिक कैसे चलते हैं, सैनिक का जो है मार्च, सैनिक का मार्च, अगर ये कोई रोड है, मान के चलिए ये कोई क्या है, रोड है, और रोड में सैनिक कैसे चलते हैं, इस प्रकार से एक रेखा में, सैनिक कैसे चलते हैं भाई साहब, एक प्रकार रेखा में पूरा चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार रेखा में जो है एक लाइन बाय लाइन चलते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सरल रेखा गति करते हैं। सड़क पर सीधी चलती कार, ठीक है, दूसरा अगर एग्जांपल देखें तो सड़क पर सीधी चलती कार, चलती कार हो गया, बाइक हो गया, ठीक है, साइकिल हो गया, आदि। ठीक है,
तो जहां पर एक लाइन से चलेगी, ठीक है, सरल रेखा में गति करेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, सीधी सी सिंपल बात है, स्ट्रेट लाइन में जो है गति करेगी उसको हम क्या करें, सरल रेखी गति कहते हैं। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं ज्यादा खास इसमें, याद रखें। दूसरा सेकेंड, सेकेंड इसको हम बोलते हैं वृत्ति गति। क्या है? वृत्ति गति। वृत्ति गति, वृत्ति गति कहने का मतलब है कि एक वृत्ताकार जो है पथ पर जो गति कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट वृत्ताकार वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो, वृत्ताकार पथ पर क्या कर रही हो भाई साहब, गति कर रही हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे वृत्ति गति कहेंगे, गति कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर देखिए, तो एक वृत्ताकार पथ है, ये सेंटर पॉइंट है। अगर यहां से ये इसको मान लेता हूं मैं ए, यहां से ये पूरा एक वृत्ताकार पथ पर यदि ये गति करते हैं, एक वृत्ताकार पथ पर यदि गति करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, वृत्ति गति कहते हैं। जैसे कोल्हू का बैल आप जानते हैं, ठीक है, कोल्हू का बैल समझते हैं ना, अरे भाई साहब ये खूंटा जो है बांध दिया जाता है और इस प्रकार से जो है बैल चारों तरफ क्या करते हैं, गति करता है। पृथ्वी का, पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की गति, चंद्रमा की गति, ये भी क्या है, ये भी वृत्ति गति है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है। वृत्तपात पर, वृत्तिपात पर पथ पर अगर हम बोल सकते हैं कार की गति, कार की गति आदि etc, जितने भी ये वृत्तिपात पर जो है गमन करे, कोल्हू का बैल, पृथ्वी की चारों तरफ चंद्रमा की गति और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये भी जो है इनके उदाहरण है। वृत्तिपात पर किसी जो है कार की गति, ठीक है, ये सभी क्या है, वृत्ति गति है। कहने का मतलब वृत्ताकार पाथ पर गति करना ही वृत्ति गति कहलाता है। इसमें से दो चीज है जो हम पढ़ेंगे, एक आता है आपका अभिकेंद्री बल, क्या है, एक क्या आता है, अभिकेंद्री बल, या जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इंग्लिश में क्या बोला जाता है भाई साहब, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल। अब देखिए अभिकेंद्री बल क्या होता है, ये भी एक वृत्तिपात पर गति कर रहा है, ठीक है, वृत्तिपात पर गति करते हुए, ठीक है, वृत्तिपात पर गति करते हुए, ठीक है, जब कोई बल, ठीक है, जो कोई बल किस तरफ लगता है, केंद्र की ओर लगता है,
वृत्तिपात पर गति करते हुए जब कोई बल केंद्र की तरफ कार्य करता है तो उस बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट वृत्ति पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र की ओर एक बल जो है लगता है, एक क्या है, बल कार्य करता है, लगता है या एक बल कार्य करता है। उसी बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, जब फोर्स कहां पर लगे भाई साहब, सेंटर पर लगे। जैसे कि एग्जाम्पल अगर बात करें, ठीक है, जैसे कि मौत का कुआं। ठीक है, मैंने क्या कहा, इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। अगर ये वृत्ति पथ पर गति करे, मान के चलिए ये एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, चलिए ये वृत्ताकार पथ है और ये है उसका सेंटर। क्या है भाई साहब, सेंटर। ये उसका क्या है, सेंटर। यहां से यहां तक इसका आर है रेडियस, और ये कोई स्थान है। ठीक है, और यहां से ये क्या कर रहा है, इस प्रकार से स्टार्ट है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और ये पूरा एक वृत्ताकार पर जब गति कर रहा है तो इसका जो लगने वाला जो बल है, फोर्स है, वो कहां पर लगता है, वो केंद्र की ओर लगता है। जो फोर्स है, जो बल है, फोर्स है, वो किस तरफ लगता है, ये केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, ये केंद्र है। तो मैंने क्या कहा, ये जो फोर्स है वो किस तरफ लगता है, जो बल है वो किस तरफ लगता है, केंद्र की ओर लगता है। तब हम उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल। अभी मतलब भीतर, अभी हिंदी में आपको समझ आएगा, अभी मतलब भीतर। ठीक है, भीतर लग रहा है। तो ऐसे जो है बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल। और इसके एग्जांपल है मौत का कुआं। ठीक है, मौत का कुआं आपने जो है देखे होंगे आपके आसपास शहरों में, फिल्मों में या कहीं भी जगह। तो जहां पर एक स्टंटमैन एक बाइक को चारों तरफ इस प्रकार से घुमाते जाता है और वो गिरता नहीं। क्या नहीं करता, वो गिरता नहीं। और वो क्यों नहीं गिरता, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है किसके तरफ भाई साहब, ये केंद्र की ओर जो है फोर्स लग रहा है। और जब केंद्र की ओर फोर्स लग रहा है, केंद्र की ओर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वो और एक ही स्पीड से वो चल रहा है, तो इसी कारण से वो गिरता नहीं। किस कारण से, वो अभी केंद्रीय बल होने के कारण वो जो है एक बाइक राइडर, एक जो मौत का कुआं खेल दिखाने वाला व्यक्ति नहीं गिरता। कारण क्या है, अभी केंद्रीय बल। दूसरा है, एक और एग्जांपल है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर। ये भी है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर। ये भी किसके एग्जांपल है, ये भी अभिकेंद्री बल के एग्जांपल है। ठीक है, न्यूक्लियर के चारों इलेक्ट्रॉन का चक्कर। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर। ठीक है, ये किसके एग्जांपल है, ये अभिकेंद्री बल के एग्जांपल। बस इतना है, सिंपल। ठीक है, सिंपल है कि बस केंद्र की ओर जब फोर्स लगता है तो अभिकेंद्री बल,
और बाहर फोर्स लगेगा तो अपकेंद्री बल। तो इसको भी हम देख लेते हैं केंद्र की। चलिए, एक है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल इसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए, तो उसको हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, जब कोई ऑब्जेक्ट या जो है वस्तु या ऑब्जेक्ट वृत्ति पर गति करे तो उसके केंद्र के बाहर, बस इसको हम केंद्र की ओर लिखा है, केंद्र से बाहर लिखेंगे, बस इतना ही काफी। यहाँ पर हम क्या कर देंगे इस डेफिनेशन में, केंद्र से बाहर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट वृत्ति पथ पर, ठीक है, क्या है, वृत्ति पथ पर गति करता है तो केंद्र से बाहर या केंद्र के बाहर एक बल लगता है, बल आरोपित होता है या लगता है, आरोपित होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही अपकेंद्री बल कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, इसके दैनिक जीवन में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो है इसी एग्जाम्पल जो है इसी बल पर क्या है, वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन क्या है, वॉशिंग मशीन कार्य करता है, वॉशिंग मशीन कार्य करता है, इसी पर क्या करता है, वॉशिंग मशीन कार्य करता है। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, ये भी इसी की एग्जाम्पल है, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किसके एग्जाम्पल है भाई साहब, इसी अपकेंद्री बल। जिसमें से मैंने क्या कहा कि कोई सर्कल पर इस प्रकार से वृत्ति पथ पर आपने वॉशिंग मशीन तो देखे होंगे। ठीक है, और यहां पर मान के चलिए आर है और इस प्रकार से ये गति कर, लेकिन जब फोर्स लगता है, फोर्स की हम बात करें तो सेंटर से बाहर क्या लगता है, फोर्स लगता है, फोर्स क्या लगता है, सेंटर से बाहर लगता है। अब देखेंगे जब वॉशिंग मशीन इस प्रकार से चलती रहती है तो कपड़े क्या है, दूर फेंका जाता है, छूटे, ठीक है, दूर चला जाता है। वॉशिंग मशीन चलती है और कपड़े क्या है, दूर दूर ऐसे इस प्रकार से सेंटर से बाहर फेंकाता है। ठीक है, वो कारण क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगता है, अब केंद्रीय बल लगता है। तो अब केंद्रीय बल के एग्जाम्पल क्या है, वॉशिंग मशीन कार्य करता है, दूध से मक्खन निकालने वाली भी मशीन इसी मेथड पर कार्य करती है, इसी अब केंद्रीय बल पर वाली मेथड पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए थोड़ा समझते हैं। देखिए इसमें फॉर्मूला यूज करना जो होता है, मान के चलिए कि क्या है, ये सर्कल है और यहाँ ये इसका रेडियस है और ये v वेग से कोई गति कर रहा है। तो इसका अगर हम त्वरण की बात करें, इसका हम किसकी बात करें, त्वरण की बात करें तो ये किस प्रकार से होता है, त्वरण इसको हम लिख सकते हैं, वृत्ति पथ पर गति करने वाले त्वरण को हम क्या लिखते हैं, ए सी एक्सलेशन,
बराबर V2 बटे R, जहां पर AC अब जानते हैं त्वरण है, लिखा हूं तो जाहिर सी बात है AC क्या है, यहाँ पर त्वरण है। V क्या है, V है आपका वेग, और क्या है, R क्या है आपका त्रिज्या। कौन सा, ये वाला त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये वेग, ठीक है। और इसमें जो गति कर रहा है, ठीक है, तो वो जो एक्सेलरेशन है, त्वरण, वो देखिए। अब इसमें हम फोर्स की जब बात करें तो आप जानते हैं, बल में पढ़ाऊंगा इसके बाद, बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित क्या होता है, त्वरण होता है कि नहीं भाई। बल बराबर, हम बल पढ़ेंगे, फिलहाल बल का कॉन्सेप्ट आया तो यहाँ मैं देख लेता हूँ, लेकिन हम पढ़ेंगे बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बल को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स बराबर द्रव्यमान एम, ठीक है, एम इंटू त्वरण ए, लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, फोर्स एफ बराबर एम इंटू ए। अब यहाँ देखिए, ए एक्सीलरेशन है और ए की जगह क्या है, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने का, ठीक है, समीकरण 1 का मान रखने पर, ऐसे होता है, मैथ्स में आप पढ़े हैं। तो समीकरण 2 क्या है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए है, और समीकरण 1 क्या है, एम इंटू ए की जगह क्या है, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई क्या है आपका, क्या है क्या भाई सब, आर है, क्या है, वी स्क्वायर आर। तो पूरा टोटल अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एम इजक्वल एफ इजक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये है इसका क्या है, फॉर्मूला, क्या है, फॉर्मूला। और जो फॉर्मूला है वो किस यूज होगा, जब 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 कोई वृत्ति पथ पर गति कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या जो है पीटर फोर्स लग रहा है, तो उसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूला से अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल एंड अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल निकाला जा सकता है। क्या क्या निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, अब केंद्रीय बल और अभिकेंद्री बल क्या कर सकते हैं भाई साहब, निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान के चलिए, एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन है कि 10 केजी, एक क्वेश्चन है 10 केजी, 10 केजी का ऑब्जेक्ट या वस्तु, 10 केजी का ऑब्जेक्ट या वस्तु 7 मीटर वाली त्रिज्या, 60 मीटर वाली त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर, मैंने क्या कहा कि 10 केजी का ऑब्जेक्ट 7 मीटर वाली त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 14 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। 14 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो तो अब केंद्रीय बल क्या होगा, अभी केंद्रीय बल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, अगर हम आंसर की हम बात करें तो देखिए क्या बोला है हमें कि एक वृत्ताकार पथ है भाई साहब,
और इस वृत्ताकार पथ में r कितना दिया है, ये r है, ठीक है, और r दिया है आपका, ये r है, और r इज इक्वल टू कितना दिया है आपका 7 मीटर। और क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो वस्तु रखी है, मान के चलिए कोई a नाम का वस्तु है, a नाम का वस्तु है, ठीक, हमने जो वस्तु को हम क्या मान लिए a, और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान मीन्स m से हम दर्शाते हैं, ठीक है, इस वस्तु का जो कितना है, कितना केजी है, इसका वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, कितना 10 केजी है। और क्या बोला गया है कि एक वृत्तपात पथ पर किसी वेग से, ठीक है, कितना 14, वेग मतलब v, इनका वेग क्या है v, v क्या है 14 मीटर प्रति सेकंड, मतलब इस जो v है, जो v है वो कितना है 14 मीटर प्रति सेकंड। तो हम जानते हैं F बराबर फोर्स बराबर क्या होता है mv स्क्वायर बटे क्या होता है r होता है त्रिज्या। तो रख दीजिए F इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है भाई, m की वैल्यू 10 केजी है, ठीक है, कितना 10 केजी वाले ऑब्जेक्ट है तो 10 केजी इंटू v की वैल्यू कितनी है 14 है, उसको 14 स्क्वायर है तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 14 स्क्वायर है कहने का मतलब 2 बार है तो उसको हम क्या कर सकते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं, बटे r, r कितनी है, r है आपका 7, तो इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 14 दूनी 28, और 28 गुणित 10 मतलब 280, ठीक है, 28 गुणित 10 कितना हो जाएगा 280, क्या हो जाएगा न्यूटन, जो बल लगेगा उसको सीधा लिख देता हूँ, काटूंगा ना तो आप काट सकते हैं भाई, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 280 न्यूटन, बल का यूनिट क्या है भाई न्यूटन, तो 280 न्यूटन का बल क्या लग रहा है, कौन सा लग रहा है अब केंद्रीय बल, क्या लग रहा है अभी केंद्रीय बल क्या लग रहा है 280 न्यूटन का बल लग रहा है, जब जब 10 केजी वाला ऑब्जेक्ट 7 मीटर वाली त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चली रही है, तो अब केंद्रीय बल कितना होगा, बल कितना होगा वो होगा 280 न्यूटन का बल लगेगा, ये याद रखें, ठीक है। तो इतना जो है ज्यादा तो टफ ऐसे तो मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए, नहीं आएगा, ठीक है, और आ भी गए तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, चीजें सिंपल है। चलिए, तो ये हो गए दो चीज, तो ये आपका हमने क्या देखे भाई, ये आपका गति के प्रकार में सरल जो है रेखी गति, जो देखे वृत्ति गति देखे, सरल रेखी गति देखे, वृत्ति गति दूसरे नंबर पर, फिर इसी से जुड़े जो है बल की। एक तीसरा गति है एकदम सिंपल सा, वो भी जिसको हम कहते हैं घूर्णन गति, थर्ड है जिसको हम नाम दिए हैं घूर्णन गति। चलिए अब देखिए, इसमें भी वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, ठीक है, इसमें भी क्या है वृत्ताकार पथ पर गति करेगी। देखिए इसमें अगर हम परिभाषा की बात करें तो कैसा इसको हम लिख सकते हैं, जब कोई जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है तब क्या करते हैं घूर्णन गति करते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, जब कोई पिंड जब कोई पिंड अपने अक्ष की चारों ओर, समझेगा, चारों ओर गति करता है, गति करता है, तो उसे हम क्या करते हैं, तब उसे हम क्या कर सकते हैं, तब वह, ठीक है, तब उसे घूर्णन गति कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं भाई साहब
जो गति कर रहे हैं उस गति का नाम क्या है? घूर्णन गति कहते हैं। अब कहेंगे सर कैसे? ये भी तो एक प्रकार का जो है अपने एक्स के चारों ओर, एक्सिस के चारों ओर, ये भी एक प्रकार का वृत्तीय गति है। इसको हम बोल सकते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, जो है एक प्रकार प्रॉपर नहीं। जैसे कि एग्जांपल से आप समझेंगे, खासकर एग्जांपल से आप समझेंगे। जैसे यहां पर अगर देखें तो वाहनों के पहिए की गति, वाहनों के पहिए की गति, ठीक है, रोड पर नहीं भाई साहब, उसके पहिए की गति मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, वाहनों के पहिए की गति, ठीक है, हेलीकॉप्टर के पंखे, हेली, ठीक है, किसके? हेलीकॉप्टर के पंखे की गति, कॉप्टर के पंखे की गति, थर्ड, छत पर लगे पंखे की गति, ठीक है, क्या है आपके जो छत पर, ठीक है, छत पर लगे पंखे की गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन गति करता है, ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर गति, अक्ष पर गति, देखिए सॉरी, इस सभी में कॉमन क्या है? इस सभी में कॉमन क्या है कि जो है, देखिए घूर्णन गति और वृत्ति गति में कॉमन हम अगर ढूंढें, देखिए एक तो होता है, मैंने क्या कहा, वृत्ति गति, वृत्ति गति, वृत्ति गति में बातें क्या होती है कि यहाँ पर पिंड का अक्ष, ठीक है, पिंड का जो अक्ष है या जो पिंड का जो केंद्र है वो पिंड से क्या होता है, अलग होता है। इसको हम क्या लग सकते हैं, हम बात करेंगे कैसे समझ आएगा, ठीक है। इसमें देखिए जो पिंड का अक्ष है या पिंड का जो अक्ष को हम बात सकते हैं केंद्र, पिंड का अक्ष या पिंड का केंद्र पिंड से, इसमें पिंड से अलग होता है, क्या हुआ, अलग रहता है। लेकिन जो घूर्णन गति की बात करते हैं, समझेगा, जब हम घूर्णन गति की बात करते हैं तो घूर्णन गति में क्या होगा, पिंड का अक्ष, पिंड का जो अक्ष है या जो केंद्र है पिंड के साथ रहता है, ठीक है, पिंड के अंदर रहता है, साथ रहता है, अंदर रहता है। जैसे कि मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल मैंने दिया, पहला एग्जाम्पल कि वाहनों के पहिए की गति, तो ये जो देखिए ये जो वाहन है, पहिए, ठीक है, ये टायर है, टायर है, मान के चलिए एक बाइक का टायर है, वाहन कोई भी हो सकता है ना, एक क्या है, एक बाइक का टायर है, कोई भी बाइक, स्प्लेंडर बाइक जो भी है, जो भी बाइक है व्हाटएवर, उस बाइक का जो है पहिए है। अब देखिए बाइक चलाते हैं, आपको याद ध्यान रहा होगा कि वो इस प्रकार से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। हम किसके सापेक्ष बोल रहे हैं, हम जमीन के सापेक्ष नहीं बोल रहे हैं। इस केंद्र पर लगे, मान यहाँ पर देखिए बाइक चलाते तो इस प्रकार से ये नट बोल्ट लगा होता है, कसा रहता है, और ये यहीं पर गति कर रहा है, यहीं पर गति कर रहा है, इस किसके सहारे, इस जो आपके जो है नट बोल्ट रहते हैं, ये जो है, ठीक है, इस प्रकार से एक रहता है जिसको लगाते हैं, फिर इसी के जो है अनुरूप चारों तरफ क्या करता है, पहिए घूमते रहता है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये अक्ष है। जो आप रॉड लगाते हैं, ठीक है, बाइक में आप देखे होंगे, सर्विसिंग वगैरह कराए होंगे तो बाइक देखे होंगे, रॉड लगाते हैं और जो है पहले पहिए को घुसाते हैं फिर रॉड लगाते हैं, ये इसका अक्ष मान लीजिए, और इसी के सहारे जब एक्सीलेटर दबाते हैं आगे जाते हैं तो इसी के सहारे बाइक क्या है, बाइक का चक्का जो है, बाइक के पहिए घूमता रहता है। तो ये क्या है, अक्ष है, और वो क्या है, जो है पहिए है। तो याद रखिए जो अक्ष है और वो जो पहिए हैं वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, अलग नहीं रहते। हम वृत्ति पथ पर गति किए थे तो अलग था,
ठीक है, कैसे अलग था? यहाँ पर दोनों की जो पिंडे हैं, ठीक है, और जो चक्कर लगा रहे हैं और केंद्र है, उन दोनों के बीच रिलेशन ऐसा था कि दोनों अलग थी। चाहे वो किसकी बात करें, ठीक है, चाहे वो मौत का कुआं की बात करें, सूर्य के चारों पृथ्वी का चक्कर, न्यूक्लियर केंद्र, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल में कहीं भी जो पिंड है या मौत, देखिए क्या मौत के कुआं आपने देखे होंगे, तो जो बाइक चलाता है तो उससे कोई रस्सी बंधी हुई सेंटर पर रहता है? नहीं है, नहीं है ना। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का ऐसा है, समझ रहे हैं ना आप, कि जो बाइक के पहिए हैं, ठीक है, उसी पर जो है जो ये जो अक्ष लगा हुआ है और उसी के सहारे वो चलते रहता है। ऐसे गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, जहां पर उसका अक्ष और उसका जो गति कर है वो एक ही साथ रहता है, उसके अंदर रहता है। इसमें कहा है, उसके अंदर रहता है। चलिए, दूसरा अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा हेलीकॉप्टर, ठीक है, तो आप हेलीकॉप्टर जो है देखे होंगे, ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से इसको कुछ डंडी निकली होती है, ठीक है, और इस प्रकार से इनका क्या होता है, हेलीकॉप्टर का जो है ब्लेड रहता है। हेलीकॉप्टर का क्या रहता है भाई साहब, इस प्रकार से ब्लेड रहता है। और जो है ये हेलीकॉप्टर, ठीक है, इसका क्या रहता है, और ब्लेड रहता है। क्या है ये, इसका क्या है, पंखा है, ब्लेड है, ये इसका क्या है, पंखा है। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है, अक्ष है, यही क्या है, अक्ष, यही क्या है, इसका अक्ष है, और इसी के सहारे ये क्या है, ये चारों तरफ पंखा, चारों तरफ पंखा चलते रहता है। छत पर लगे पंखे देखे होंगे, छत पर लगे पंखे ऐसा लगता है, ठीक है, अगर छत पर लगे पंखे की बात करें, ये भी एग्जाम्पल है। तो आप एग्जाम्पल से, फिजिक्स में खासकर आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। तो छत पर लगे पंखे ऐसे लगा रहता है, और इस प्रकार से ये फैन लगा रहता है, ठीक है, और ये क्या है, इसका अक्ष है, और इसी के सहारे छत पर लगे पंखे क्या है, घूमते रहते हैं। तो अपने जो है कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, तो ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। सॉरी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और चीज है, हम बोल उसको हम बोलेंगे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के आधार पर, के आधार पर गति के प्रकार, हम नॉर्मल गति के प्रकार देखें, लेकिन अब पुनरावृत्ति के आधार पर। पुनरावृत्ति कैसे भाई, कहने का मतलब है वो अपनी स्थिति को बार बार दोहराए, ठीक है, पुनः दोहराए। पुनरावृत्ति कहने का मतलब पुनः दोहराए अपनी स्थिति को बार बार, और उसी के आधार पर क्या है, गति के प्रकार है। तो एक जिसको हम कहते हैं आवर्ती गति, आवर्ती गति, एक जिसको हम कहते हैं आवर्ती गति, ठीक है, जिसको कहा जाता है पेरियोडिक मोशन, पेरियोडिक मोशन, आवर्ती गति, आवृत्ति नहीं है, आवर्ती गति। अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, देखिए अगर इसकी परिभाषा पर चले तो क्या होगा,
इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब जब किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ पर, ठीक है, जब किसी जो है गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ में एक निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, अपनी गति को पुनरावृत्ति करता है। सिंपल सी बातें, मैंने क्या कहा, जब किसी गतिमान गतिमान पिंड द्वारा जब किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही एक ही पथ पर एक ही पथ पर या एक ही पथ में एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित समयांतराल पर समयांतराल अपनी गति को या अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है, पुनरावृत्ति करता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से मैंने कहा, फिर से आप समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे घड़ी की सुइयां, ठीक है, घड़ी की सुई एग्जाम्पल से सबसे बेस्ट हम इसको लिख लेते हैं, घड़ी की सुई, ठीक है, घड़ी की सुइयां, सुइयां मतलब सुइयां सुइयां। जैसे कि ये घड़ी है, ये घड़ी है, और इधर मान के चलिए 12 है, ये 6 है, इधर 3 है, इधर 9। इसके जितने भी कांटे हैं, चाहे वो घंटा का कांटा हो, चाहे वो मिनट का कांटा हो, चाहे वो किसका हो, सेकंड का कांटा, ठीक है, चाहे वो घंटा का कांटा हो, मिनट का कांटा हो, सेकंड का कांटा। अब देखिए क्या करेगा, जैसे सेकंड का कांटा है, ठीक है, वो इस स्थान पर एक समय के साथ हर वो कितने सेकंड बाद, ठीक है, 60 सेकंड बाद, ठीक है, 60 सेकंड बाद वो हर बार क्या करता है, अपनी चीजों को दोहराता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, सेकंड कांटा देखें तो यहाँ पर है, फिर वो 60 सेकंड बाद फिर यही आएगा, फिर 60 सेकंड पर यही आएगा, फिर यही आएगा, फिर ये लगातार अपनी जो है चीजों को दोहराते रहता है, दिन भर यही घूमते रहता है। आप देखिए, चाहे वो मिनट की सुई की बात करें, चाहे घंटा की, चाहे वो जो है सेकंड की सुई की बात करें, वो एक ही पद पर अपनी चीजों को दोहराते रहता है, ठीक है, एक समय अंतराल पर। मैंने क्या कहा, एक समांतराल पर। तो अपनी चीजों को जब निश्चित समांतराल पर एक पथ पर अपनी गति की क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, तब हम किसी कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका भाई साहब, ये किसका है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आवर्ती गति का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पहला तो ये आवर्ती गति, दूसरा सेकेंड सेकेंड जिसको हम बोल सकते हैं सरल आवर्त गति। दूसरा क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे सरल आवर्त गति। क्या है, सरल आवर्त गति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल क्या है, हार्मोनिक मोशन।
सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा के रूप में अगर लिखें तो जब कोई पिंड जब कोई पिंड एक सरल रेखा में आगे पीछे गति करता है, जब कोई पिंड सरल रेखा में आगे पीछे क्या करता है, गति करता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे सरल आवर्त गति, क्या कहेंगे, सरल आवर्त गति कहते हैं, या कहेंगे या कहते हैं। जैसे फिर से हम अगर जो है एग्जाम्पल की बात करें तो घड़ी का लोलक, पेंडुलक जिसको बोला जाता है, इसमें भी आए घड़ी का लोलक या पेंडुलम जिसको बोलते हैं पेंडुलम, ये है जो है बाग में झूला, ठीक है, बाग का झूला, बाग में जो झूला होता है वो भी इसी के एग्जाम्पल है। जैसे जो है अगर घड़ी की लोलक की बात की जाए तो घड़ी मान के चलिए एक लोलक है और ये क्या करता है, घड़ी का लोलक इस तरफ जाएगा, ठीक है, फिर इस तरफ जाएगा, ठीक है, घड़ी का ये अगर ये लोलक है तो क्या करेगा, आप देखिए इस प्रकार से ये रहता है, पहले इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर इस तरफ जाएगा, इस प्रकार से अपनी पुनरावृत्ति करता है, ठीक है, गति करता है, गति के साथ सरल रेखा, ये क्या है, सरल रेखा, ये अगर लोलक है तो सरल रेखा इस प्रकार से एक रेखा में गति कर रहा है और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये पुनरावृत्ति कर रहा है, पहले यहाँ गया, फिर आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर आया, फिर यहाँ गया, मतलब ये पुनरावृत्ति कर रहा है। जैसे आपने झूला देखे होंगे, ठीक है, बाग में आपने झूला देखे होंगे या कहीं में झूला देखे होंगे, तो इस प्रकार से क्या बना रहता है, और जो है झूला बना रहता है, ठीक है, इस प्रकार से क्या बना रहता है भाई साहब, झूला बना रहता है। और ये झूला क्या करता है, पहले इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, ये झूला क्या करता है, बाघ का झूला पहले इस तरफ, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और पीछे से, ठीक है, पीछे से इस प्रकार से आप धक्का लगाते हैं तो पहले उस तरफ जाता है, फिर आता है, फिर इस तरफ, ठीक है, इस प्रकार से वो क्या करता है, सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है, ठीक है। सॉरी, इसमें एक दो चीज आपको याद रखनी है, इसमें दो चीज होती है, एक होता है आपका, इसमें होता है एक आवर्तकाल, आवर्तकाल, ये आवर्तकाल क्या है वो आपको याद रखनी है, और दूसरा क्या, आवृत्ति क्या है, आवृत्ति क्या है, इस प्रकार की जो है गति में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल कहने का मतलब किसी कण या किसी पिंड द्वारा अपना एक दोलन पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका आवर्तकाल है। जैसे जैसे मान के चलिए ये है, मान के चलिए मैंने क्या कहा, जो है ये आपका पेन है, ठीक है, ये आपका पेन है, यहाँ पर स्थिर है, पहले यहाँ पर स्थिर है, अब देखिए इसको मैं इस प्रकार से यहाँ मूव कर रहा हूँ तो ये यहाँ गया, ठीक है, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ है, कहने का मतलब एक पूरा चक्का, ठीक है, मान के चलिए उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, किसी पिंड या कण द्वारा, किसी पिंड या कण द्वारा एक दोलन,
एक दोलन समझते हैं ना, एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, और इसको हम, इसका जो मात्रक है उसका क्या है भाई साहब? सेकेंड है। अगर सेकेंड मात्रा है तो इसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं तो टी से। इसको डिनोट करते हैं किससे? डिनोट करते हैं हम किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। आवृत्ति को डिनोट करते हैं एन से। अगर इसकी हम बात करें, इसकी बात करें तो एक सेकेंड में, याद रखिए, एक सेकेंड में किसी एक सेकेंड में किसी पिंड द्वारा किए जाने वाली दोलन की संख्या, की जाने वाली दोलन की संख्या, दोलन की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? कुल संख्या आवृत्ति कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर हम लिखिए तो t इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/n। इसको आप क्या करिए? याद रखिए। ठीक है, तो आवर्तकाल समझिए, आवृत्ति देखिए, मैं यहां बताऊं तो स्टार्ट यहां से किया तो ये पूरा जो चक्कर लगाने में, ठीक है, ये प्रॉपर पूरा चक्कर लगाने में, ये टोटल एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाएगा वो उसका आवर्तकाल है। लेकिन एक सेकंड में कितना दोलन कर रहा है, एक सेकंड में कितना दोलन कर रहा है, उसको अगर काउंट करें तो हम क्या बोलेंगे? उसको आवृत्ति बोलेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आगे है प्रक्षेप गति। गति के समीकरण, न्यूटन के समीकरण और गति के समीकरण, गति के नियम, ये आगे हम बात करेंगे। लेकिन जो है 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम बात करेंगे।
चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक होता है प्रक्षेप गति। क्या होता है भाई? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति, या जिसे बोला जाता है प्रोजेक्शन मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन मोशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति, या जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मोशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पहले मैं समझाता हूं। ठीक है, इस गति में, इस प्रकार की गति में ये है, थोड़ा बेटर बना है। देखिए ये किस प्रकार की गति है, इसको अब मैं समझाता हूँ। देखिए प्रोजेक्शन मोशन कहने का मतलब है जो है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति ऐसा गति है जब कोई पिंड, ठीक है, जब कोई पिंड या ऑब्जेक्ट को कहीं फेंका जाता है तो वो एक निश्चित दूरी तय करके क्या करते हैं, फ्लाइट हो जाता है, फ्लाइट करके निश्चित दूरी तय करके जमीन में वापस आ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, अगर आप वॉलीबॉल खेलने वाले जो है, ठीक है, आपने देखे होंगे जो है इस प्रकार से एक क्या रहता है, ये जालीदार संरचना होती है, आप जानते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जालीदार संरचना होती है, और यहां से एक बॉल को एक व्यक्ति, समझेंगे इस चीज को समझना जरूरी है, एक व्यक्ति एक बॉल को, ठीक है, एक क्या है, बॉल को क्या कर रहा है, जाके यहाँ पर डाल रहा है, और डालने के बाद क्या हो रहा है, फिर वापस आ रहा है। यह सबसे सिंपल और सीधी सी बात है। अगर आप बचपन जिए होंगे अच्छे से, जो ग्रामीण एरिया वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो आप जब तालाब में जाते हैं तो एक पत्थर उठाते हैं और देखते हैं भाई साहब कितना ऊपर जा रहा है। इस प्रकार से तालाब में क्या है, जो ऊपर से पत्थर फेंकते हैं। खैर तो खैर कई लोग तो ऐसे जो तिरछी जो है बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ी में छिछली न खुआना, या छत्तीसगढ़ी और समझते हैं छिछली न खुआना बोलते हैं ना। ठीक है, वैसा नहीं, ऊपर से अगर हम किसी पत्थर को, किसी वस्तु को फेंके तो एक जो है एक डिस्टेंस, एक हाइट प्राप्त करके वो गिरता है। ठीक है, पत्थर को सीधा ऊपर से फेंके तो इस डिस्टेंस, हाइट प्राप्त करके गिरता है, और वही जो चीजें गति कर रही है, जो पत्थर गति कर, वही जो स्थिति है वो क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहलाता है, प्रोजेक्शन मोशन कहते हैं। तो वॉलीबॉल वाले जो है वो समझेंगे। अगर आपको वॉलीबॉल वाला समझ आए तो अच्छी बात है, और वो पत्थर वाला बात समझ आए तो अच्छी बात है। तो जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमने किए हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है बचपन में आपने किए होंगे, तो वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे ये कैसा है। तो कहने का मतलब है कि एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, जिसको मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस, इसको मान लेता हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, जहां से हम फेंक रहे हैं और जहां पर जो नीचे बिछा हुआ है,
ठीक है, मैं खड़ा हूँ एक्स एक्सिस और जमीन के साथ मेरा जो है पैर लगा हुआ है, तो उसको वाई एक्स एक को भी मान लेते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कोई वस्तु को, कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऊपर उठाकर, ठीक है, यहाँ से कोई एक कोण बनाते हुए, मान के चलिए कोई थीटा कोण बनाते हुए ऊपर उठाकर ये v वेग से, अभी इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा भाई साहब, अभी 0 होगा, फिर आगे चल के वेग बढ़ेगा। ठीक है, उठा के पत्थर को रखा है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, स्टार्टिंग में 0 होगा, फिर उसके बाद v वेग से वो क्या है, वो बढ़ते बढ़ते इसका अंतिम वेग यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये जिस स्थान पर, ये देखो ये वाला जो स्थान है, इसको मैंने क्या किया है, ये इसको हम कहते हैं एच। ठीक है, एक है आपका, इसको इसी कलर में लिख देता हूँ एच, ये है एच, इसको हम बताते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, या जिसको कहते हैं उड्डयन काल। ठीक है, क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि वह मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वो कौन सा जो है जो है समय है, जिस समय वो एकदम पिक पॉइंट पर रहे। अगर किसी पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है, एक इस प्रकार से पैराबोला बना के, ठीक है, कर्व बना के ले जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर पत्थर को हम उठाएंगे, उठा के फेंकेंगे और वो तालाब में कहीं गिरता है, मान के चलिए ये तालाब है, ठीक है, आपने ये मस्ती किए होंगे, ये तालाब है और यहाँ से आपने कोई व्यक्ति उठा के, पत्थर को उठा के फेंका है, और इस प्रकार से तो ये कहीं ना कहीं एक पिक पॉइंट आया होगा। ठीक है, एक जगह आया होगा जहां पर एकदम सबसे ज्यादा हाइट जो है, जहां पर सबसे ऊपर पत्थर गया हुआ है। उसके बाद ग्रेविटी के कारण, ठीक है, ग्रेविटी के कारण हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, जी के कारण, ग्रेविटी के कारण फिर वापस आएगा। जाहिर सी बात है, ग्रेविटी से ऊपर हम चलेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन जी के कारण जो भी कोई भी चीज वस्तु हम फेंकते हैं ऊपर, तो ग्रेविटी के कारण हम क्या है, जो है नीचे आता है। ग्रेविटेशन के कारण मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ, कहने का मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ, चल रहा हूँ, तो उसी कारण से ये क्या होता है, जमीन पर आ गिरता है। और जो ऊपर जो सॉरी, जो ऊपर जो सबसे ऊपर स्थान, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना टाइम वो एकदम हाईएस्ट में उड़ रहा है, कहने का मतलब जो मूव कर रहा है, ये वाला है एच है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज, या जिसको बोलते हैं परास, कितने दूर तक जाएगा, इसको बोलते हैं रेंज, या जिसको बोला जाता है परास। ठीक है, एक रेंज है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उड्डयन काल, उड्डयन काल। और एक होता है हाइट, या जिसको बोलते हैं ऊंचाई, तो वो कौन सा जो है स्थान है जहां पर सबसे ऊंचाई प्राप्त करता है, हाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए, प्रक्षेप गति में आपको क्या निकालने देते हैं, या फिर हाइट निकालने देते हैं, या रेंज या परास निकाल देते हैं। आप कहते हैं ना कि अरे भाई, हम फेंक के देखते हैं किसका पत्थर सबसे दूर तक जाता है। ठीक है, जो दूर जा रहा है, जो जितने मैक्सिमम जो रेंज तक जा रहा है, दूर तक जा रहा है, वो उसका परास है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, एक तो आप निकालेंगे उड्डयन काल, उड्डयन काल, या जिसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उड्डयन काल को हम जो है डिनोट करते हैं इससे, टी से। तो टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, टी से इसलिए डिनोट करते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टी। तो टी इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, मतलब प्रारंभिक इसका वेग इनटू साइन थीटा, इनटू क्या है, साइन थीटा। ठीक है, क्या है, इनटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण ये नीचे आ रहा है। देखिए, इस सूत्र को आप याद रखिए, आप ज्यादा दिमाग से मत निकाल जो है लगाइए कि ये कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया। अगर इसका डेरिवेशन अगर बात करें तो वो 2-3 पन्नों का डेरिवेशन होगा आराम से। ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें हमें क्या है, हमें कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है, ना कि हमें उसको डेरिवेशन सॉल्व करना है।
जैसे भी आएगा गति के समीकरण आपको याद रखना है, ठीक है। तीन जो गति के समीकरण है उसको बस याद रखना, आपको जो डेरिवेशन नहीं कि भाई ये क्यों आया, किस लिए आया, ठीक है, वो डायरेक्ट ये, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, पहली बातें। दूसरी बातें ये होगा उड्डयन काल, या जिसको कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इस सूत्र को आप याद रखिए। दूसरा है जो है रेंज या परास, ठीक है, क्या है, रेंज या परास, ठीक है। रेंज इसको हम कहते हैं परास, क्या कहते हैं भाई साहब, परास। और परास को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार से लिख लीजिए, परास को क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेंज। ये देखिए, और जब परास या रेंज की बात की जाए तो उसको डिनोट करते हैं आर से, तो आर इज इक्वल टू जो है यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है, क्या है, डिवाइडेड बाई जी, ये याद रखिए पहली बातें। थर्ड, हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, एच फॉर हाइट, और इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं एच, ठीक है, हाइट एच बराबर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, टू जी, ठीक है, क्या है, टू जी। तो ये इसका क्या है, इसका सूत्र है। तो हाइट का सूत्र आप देख सकते हैं, इसको इस प्रकार से मैं कर देता हूं, ये है आपका हाइट का सूत्र, ये उड्डयन का, ये परास का, और ये हाइट का सूत्र। ये तीन चीजें आपको क्या करना है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई, तो ये तीन सूत्र आप याद करेंगे, प्रक्षेप गति क्या है वो। चलिए, अब तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या है, गति के समीकरण। तो उसी प्रकार मैंने क्या कहा, गति के समीकरण बस याद रखना है आपको, क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या है, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ जो है मोशन, इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। इसको गैलीलियो समीकरण भी कहा जाता है, गैलीलियो गैलीलियो समीकरण। और गैलीलियो समीकरण क्यों कहा जाता है, क्योंकि गैलीलियो साहब ने ये जो है गति के समीकरण दिए हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये तीन समीकरण होते हैं, इसको याद रखना है। चलिए, पहला है v इज इक्वल टू 80 प्लस यू सॉरी यू प्लस 80। दूसरा समीकरण है एस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और थर्ड है जिसको बोला जाता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण है, ठीक है। तीन समीकरण को यहाँ जो है याद रखिए, ठीक है। जहां पर क्या है, v क्या है आपका, v बराबर अंतिम वेग है, क्या है भाई साहब, अंतिम वेग है। तो u बराबर क्या है आपका, प्रारंभिक वेग क्या है, u है, ठीक है।
वी यू आपका ए हो गया, आपका त्वरण है, आपका एस हो गया वो विस्थापन है, क्या है, विस्थापन है। और आपका बच गया ए हो गया, ऐसे टी बच गया, टी हो गया आपका क्या है, समय, ठीक है, समय का या समयांतराल, समयांतराल। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी, ठीक है। चलिए, तो ये तीन समीकरण है, ये तीन समीकरण याद रखें, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन याद करना है, वॉट एवर कहाँ से आया, क्या आया, निगमन क्या था इनका, कैसे ही आया, उसको चाहे भाड़ में, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन सॉल्व करना नहीं आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम 11वीं 12वीं का होता तो जो है अलग बात होता, ठीक है। चलिए, आपको ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे न्यूटन की गति के समीकरण, सॉरी नियम, न्यूटन के गति के नियम, जिसको न्यूटन्स लॉ कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम। चलिए, न्यूटन की गति के जो है तीन नियम है, एक जिसको हम कहते हैं प्रथम नियम, प्रथम नियम, ठीक है। अब प्रथम नियम क्या है वो देखते हैं, तीन नियम दिए हैं न्यूटन साहब ने, एक प्रथम नियम, ठीक है। और प्रथम नियम को किस नियम से कहा, कौन सा नियम कहते हैं इसको, जड़त्व का विनियम कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। और इसको हम अगर परिभाषा से समझे, इसकी अगर परिभाषा दिखी जाए, तो परिभाषा क्या है भाई साहब, कि जो वस्तु या जो ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही अवस्था में रहेगी, और जो वस्तु या ऑब्जेक्ट गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जा रहा हो, या ना किया गया हो, या लगाया ना गया, ठीक है। चलिए, मैंने क्या कहा, इसको कलर को चेंज करो, मैंने कहा परिभाषा क्या होगा इसका, एकदम आप जानते हैं, ठीक है, फिर भी से मैं जो है लिख रहा हूं, कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट यदि गति अवस्था में है, गति अवस्था में है, तो वह गति अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में रहेगी, एवं स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, स्थिर अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित न किया गया, बाह्य बल आरोपित न किया गया, न किया गया, या न लगाएगा, या लगाया गया, ठीक है, जब कोई बाह्य बल आरोपित न किया गया हो, जब लगाया न गया। चलिए, अब देखिए, कहने का मतलब है कोई वस्तु है, कोई अगर वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, तो ये अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक उसको बाह्य बल ना लगाएगा। ये गति का प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व का नियम क्या कहते हैं भाई, एक्चुअली आप समझिए समझने की कोशिश करिए, ये जड़त्व क्या होता है। ठीक है, क्या है जड़त्व, हम इसको अगर बोले कि ये प्रथम नियम को तो जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व है क्या चीज, देखिए जड़त्व कहने का मतलब है ये उस किसी वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, उसकी जो है एक प्रकार से प्रॉपर्टीज है, मान के चलिए। ठीक है, अगर जड़त्व की बात की जाए तो देखिए आपको समझ आएगा होगा, आएगा। मान के चलिए, मान के चलिए एक बहुत बड़ा जो है ट्रक है, आप समझने की कोशिश करिए। एक बहुत बड़ा ट्रक है और एक क्या है, एक बाइक है। ठीक है, समझिएगा, कोशिश करिएगा, उस जड़त्व को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक क्या है, एक बाइक है, एक क्या है, एक बाइक है और एक बहुत बड़ा ट्रक है, और ट्रक में क्या है, बहुत सामान जो है लदे हुए हैं। ठीक है, कोई भी जो है पूरा बोरा लदा हुआ है, धान का बोरा लगा हुआ है। ठीक है, धान से भरे हुए बोरा इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अब ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब देखिए ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पर 10 लोग हैं, 10 व्यक्ति हैं, 10 लोग हैं, 10 लोग को अगर बोला जाए कि भाई साहब इसको धक्का लगाइए, ठीक है, इसको धक्का लगाइए, तो ये क्या इतने जो है पूरा ट्रक को ये धक्का लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। अगर मैं इस तरफ आता हूं, एक बाइक खड़ी हुई है, यहीं पर भी 10 आदमी, वही व्यक्ति 10 आदमी है, बाइक खराब हो गई, चल नहीं पा रही, भाई सब धक्का लगा दो, अरे 10 की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही व्यक्ति धक्का लगा देगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हो रहा है जड़त्व के कारण। तो जितना देखिए जड़त्व क्या करता है, जड़त्व क्या करता है, उसका अपोज करता है। किसी भी चीज का मतलब किसी भी, जैसे गतिमान है, तो मान के चलिए ट्रक खड़ा हुआ है, तो ट्रक खड़ा हुआ है इसका मतलब स्थिर अवस्था में, तो उसका वो गतिमान करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन उसका अपोज कौन कर रहा है, वही जड़त्व कर रहा है कि भाई साहब तुम गतिमान करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि मैं जड़त्व बहुत बड़ा हूं, कहने का मतलब जड़त्व ज्यादा है। तो मैंने क्या कहा, जड़त्व डिपेंड करता है किस पर, उसके द्रव्यमान पर, किस पर, द्रव्यमान का। तो अगर इसका द्रव्यमान, अगर मान के चलिए अगर 500 टन है, अरे एग्जांपल 500 टन है, इस जो है अगर एक ट्रक का जो है, अगर जो है बोला जाए द्रव्यमान 500 टन है, ठीक है, तो इतने को कैसे वो जो खिसका सकेगा, 10 व्यक्ति नहीं खिसका सकेगा ना। ठीक है, नहीं धकेल सकेगा, क्योंकि इसकी जड़त्व अधिक है। तो जितना द्रव्यमान अधिक होगा, ठीक है, कहने का मतलब है द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जड़त्व। तो जड़त्व जितना अधिक होगा, ठीक है, उतना द्रव्यमान जितना अधिक होगा, जड़त्व अधिक होगा। ठीक है, तो आगे जितना बढ़ रहा, अगर हम धक्का मारेंगे तो जड़त्व उतना ही काम करे। ठीक है, जड़त्व ज्यादा है तो वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। ठीक है, उस आप गतिमान करना चाहते हैं लेकिन जड़त्व उसको रोकना चाहता है, तो जड़त्व का जो है हाई, जो है जड़त्व का भार ज्यादा हो गया, जड़त्व ज्यादा हो गया, तो 10 व्यक्ति नहीं संभाल पाएंगे, 10 व्यक्ति इसको किसका नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें द्रव्यमान कम है, ठीक है, और 10 व्यक्ति क्या, एक व्यक्ति भी धक्का लगा दे, क्यों, क्योंकि जड़त्व कम है, क्योंकि द्रव्यमान बाइक का कम है, कि एक व्यक्ति के, दो व्यक्ति ऐसे इतना जड़त्व ये आरोपित करता है कि एक दो व्यक्ति क्या है, आराम से धक्का लगा सकता है। तो यही बताने वाला जड़त्व क्या है, एक प्रॉपर्टीज है जो किस उसी चीजों का जो अपोज करता है, जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, वो आप करना चाहते हैं, जैसे ट्रक सामने आ रहा है, ठीक है, फिल्मों में देखें ट्रक को एक हाथ में रोक देता है, खासकर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में, धर्मेंद्र की फिल्म में। अरे भाई ट्रक है, उसके जड़त्व तो वो तेजी से आ रहा है, उस जड़त्व तो इतना है कि आप जो है चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन एक साइकिल आ रहा है तेजी से, उसको ऐसे पकड़ के आप रोक सकते हैं, एक व्यक्ति। क्यों, उसमें जड़त्व जो काम कर रहा है उस द्रव्यमान के, ठीक है, जितना जड़त्व उतना द्रव्यमान है। ठीक है, तो वो उसका अपोज करना चाहते हैं, लेकिन आपका बल ज्यादा लग रहा है, जड़त्व से ज्यादा आपका बल अगर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है,
जड़त्व से ज्यादा आपका बल लग रहा है, इसका मतलब जड़त्व खत्म कर दिए, वो गतिमान स्थिति में था, वो स्थिर अवस्था में आ गया। लेकिन जो स्थिर अवस्था में है उसको साइकिल को धक्का मारे तो गतिमान अवस्था में, क्योंकि जड़त्व से ज्यादा अगर आप बल लगाते हैं, ठीक है, उस एक प्रॉपर्टी है जो उसका अपोज करता है, आपके विरुद्ध कार्य करता है। तो जड़त्व से ज्यादा आप बल लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है, वो गतिमान हो जाता है या स्थिर अवस्था में आ जाता है जब गतिमान हो, ठीक है। तो समझ रहे हैं, तो जड़त्व का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके डेफिनेशन में ही अंदर छुपा हुआ है, लेकिन जो स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं इसी को याद कर लेते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। कोई वस्तु ऑब्जेक्ट जो है गतिमान अवस्था में है तो गतिमान रहेगी, स्थिर अवस्था में स्थिर रहेगी जब तक उससे बाहर बल नहीं लगा जाए, लेकिन इसी में छुपा हुआ क्या है, वो जड़त्व का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको आज समझ में आया होगा, अगर आप पढ़ रहे होंगे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर, चलिए, ठीक है, ये है प्रथम नियम। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, ठीक है। द्वितीय नियम याद रखिए, नियम 2, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नियम 2। किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लगाया गया, किसी वस्तु पर लगाया गया आरोपित बल, आरोपित बल, किसी वस्तु पर लगाया गया आरोपित बल उस वस्तु के, उस वस्तु के द्रव्यमान एवं, हाँ इसके एग्जाम्पल आप जो है क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बुक से, ठीक है। जहाँ पर कोई बस जो है अचानक से चल पड़ती है तो हम पीछे हट जाते हैं, ठीक है। कोई बस या ट्रक अचानक से रुक जाती है तो हम आगे जो गिर जाते हैं, वो इसी के एग्जाम्पल। क्योंकि आपका जो ऊपरी वाला भाग है, आपका जो ऊपरी वाला भाग है, मान के चलिए गति कर रहा है, बस में आप बैठे हैं, गति कर रहा है, बस चल रही है, तो आपका जो ऊपरी वाला भाग है वो गतिमान है, ठीक है। लेकिन जो टेबल में आप बैठे हैं, मतलब जो कुर्सी में बैठे हैं, बस की कुर्सी में बैठे हैं, तो आपके जो बस कुर्सी में बैठे हैं तो कुर्सी के साथ आप जहां बैठे हैं वो दोनों स्थिर अवस्था में, और अचानक जब बस रुकती है तो आपका जो है, आपका जो ये जो ऊपर की अवस्था है वो गतिमान रहना चाहता है, ऊपर की अवस्था क्या है, गतिमान अवस्था में रहना चाहता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाती है तो स्थिर अवस्था में हो जाता है, इसलिए वो आप आगे झुक जाते हो, अचानक चलने पर वो पीछे हट जाते हैं, यही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। आप जाके वहाँ क्या बोलते हैं एग्जाम्पल देख सकते हैं बुक में, ठीक है। किसी वस्तु पर लगाया गया आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके, उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, त्वरण के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होती है, ठीक है, होता है या होती है। इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, F इक्वल टू एम ए, ठीक है, किसी पर लगाया गया फोर्स, ठीक है, उसके मास इंटू ए के बराबर होता है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, चलिए थर्ड नियम, तीसरा नियम, थर्ड, तीन नियम दिखे, ये नियम प्रथम नियम था, नियम द्वितीय, नियम तृतीय, ठीक है। नियम थर्ड, नियम तीसरा क्या बोलता है कि जितना आप किसी को मारेंगे उतना आपको दर्द होगा, समझ रहे मेरी बातें। बाबूजी ने क्या कहा था, अरे भाई आपके या हमारे बाबूजी, ठीक है, सभी के बाबूजी महात्मा गांधी क्या कहते थे कि भाई साहब अगर कोई मुझे मुझे कोई एक थप्पड़ मारता है इस गाल को तो मैं ये वाला गाल आगे कर देता हूँ, क्योंकि कि बाबूजी जानते हैं, बाबूजी न्यूटन की गति के तृतीय नियम को जानते थे,
क्या जानते थे कि अहिंसावादी थे। ठीक है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम को जानते थे कि जितना जितना कोई व्यक्ति मुझे मारेगा उतना उसको भी लगेगा। ठीक है, शायद इसी कारण से, ठीक है, एक गाल को पढ़ने पर दूसरा गाल आगे कर देते हैं, ऐसा है क्या? चलिए, तृतीय नियम क्या कहता है? क्रिया के विपरीत क्या होता है? जो है प्रतिक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? जो है एक बल कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? जो थर्ड नियम कहते हैं। क्रिया के विपरीत लगने वाले, क्रिया के विपरीत विपरीत लगने वाले वाले प्रतिक्रिया बल को, प्रतिक्रिया बल को क्या करते हैं? तृतीय नियम कहते हैं। वो क्या करते हैं? तृतीय नियम कहते हैं, जो भी, ठीक है, क्रिया के विपरीत। जैसे मान के चलिए एक टेबल है, ठीक है, एक क्या है? एक टेबल है। इस टेबल को आप क्या करिए, ठीक है, एक टेबल को आप इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मारते हैं, तो जो टेबल, मान के चलिए टेबल पर आपने क्या है? बल आरोपित किया। इस प्रकार से मैंने टेबल को मारा, बल आरोपित किया, तो जितना टेबल को लगा है उतना बल जो है दर्द मुझे हुआ है। तो जितना बल आप इधर लगाए हैं, ठीक है, उतना बल आप पर जो है टेबल पर लगा है। भले आपको वो ऑब्जेक्ट है वो निर्जीव हो, उसको पता चल नहीं चलेगा। आप दीवार को ऐसे मारिए, कम मारिए तो कम दर्द पड़ लगता है, और जितना ज्यादा मारेंगे उतना दर्द पड़े लगेगा। क्यों? क्योंकि उतना बल वो भी आरोपित करेगा, भले वो निर्जीव उसको नहीं, ठीक है, भले वो, हाँ, आप, मैंने कहा बाबूजी के बारे में, जैसे गाल को किसी का थोड़ा से मारते हैं तो वो उसको भी कम लगता होगा, लेकिन जोर से मारते हैं उसको भी लगता होगा, और अपने हाथ को भी लगता है कि नहीं? टीचर से मार खाया नहीं कभी बचपन में? अरे आप लोग भले नहीं मार खाए, हम लोग मार खाए भाई, ठीक है, जैसे, ठीक है, तो जितना उनको हमें लगता था उतना उनको भी लगता था। ठीक है, तो क्रिया के विपरीत अगर प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया बल लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तृतीय नियम। ठीक है, ये इधर अगर बल आरोपित कर रहा है तो एक इधर बल इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं फोर्स, अगर ये ए है और ये मान के चलिए बी है कोई वस्तु, फोर्स ए बी, ए और बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स ए जो है बी पर लगा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स ए जो है बी पर लगा रहे हैं उतना फोर्स बी जो है ए पर लगाएगा, लेकिन क्या होगा? क्योंकि विपरीत दिशा में एक दूसरे का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये इधर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा, जब विपरीत दिशा में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए क्या है? ये माइनस में है। ठीक है, ये माइनस में इसलिए क्या है? क्योंकि विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक इधर फोर्स लगा है तो एक इधर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जब विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा, ए द्वारा बी पर लगाएगा और बी द्वारा ए पर लगाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? तृतीय नियम। क्रिया के विपरीत लगने वाले प्रतिक्रिया बल को ही हम क्या कहते हैं भाई साहब? थर्ड नियम कहते हैं। चलिए, तो दो नियम, तीन नियम हो गए। प्रथम नियम जिसको जड़त्व के नियम कहते हैं, द्वितीय नियम आप समझिए, और तृतीय नियम भी समझिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए, तो जो चल रहा था चीजें जो है वो खत्म हो गई। कहने का मतलब हमारा जो मोशन चल रहा था ये पार्ट 3 में पूरी तरह से हो जाती है कंप्लीट, पूरी तरह से हो जाता है खत्म। ठीक है, आगे जो है वो हम देखेंगे, आगे हम जो देखेंगे, आगे की बात हम करेंगे। ग्रेविटेशन वगैरह आएगा, वर्क बॉल एनर्जी आएगा, ठीक है, लाइट प्रकाश वगैरह आएगा, वो आप देख लीजिए इसके बाद। ठीक है, तो वो बोल सकते हैं प्रॉपर मोशन खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, तो चलिए, और खत्म भी होगा ये जो है टॉपिक, और साथ ही साथ हमारा समय भी यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें हम करेंगे। ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात होपफुल आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जहाँ पर मजा आएगा वहाँ, जहाँ पर समझ आएगा वहाँ पर मजा भी आता है। ठीक है, चलिए, तो आप बुक भी रिफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी है जैसा, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को
शेयर करिए और देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल प्लस। थैंक यू, शब खैर, गुड नाइट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।